नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं किस्मत की लकीरें का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दूसरे ही दिन अभिनय फिर दीप्ति के ऑफिस में पहुंच गया। उसे देखते ही दीप्ति अपनी चेयर छोड़ करके खड़ी हो गई और अभिनय से बैठने का आग्रह किया। अभिनय ने बैठने का इशारा करते हुए, वह आपकी जगह है, आप ही बैठिए, मेरी जगह तुम्हारे सामने है, यह कहते हुए दीप्ति के सामने पड़ी चेयर पर वह बैठते हुए बोला, आज मैं चेयरमैन नहीं बल्कि एक याचक बन करके आया हूँ। प्लीज प्लीज अब तो बता दो, तुम्हें कुछ याद आया? हम दोनों ने साथ बिताए हुए वो पल कुछ तो तुम्हें याद होगा। अभिनय ने बड़े इसरार से अपनी बात रखी। दीप्ति ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप कुछ घटनाएं मुझे याद दिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अभिनय ने शुरू से बताना शुरू किया कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई और किस तरह से स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हुआ और फिर क्या क्या तृप्ति के साथ बीता और क्या उसके साथ हुआ। जितना तृप्ति ने बताया था उतना ही अभिनय ने बताया। जो अभिनय बता रहा था वही सारी पिक्चर दर्द के साथ उसकी आंखों के सामने सजीव हो रही थी। अब दीप्ति को अच्छे से समझ में आ गया कि यह मेरी जगह तृप्ति को ढूंढ रहा है। दीप्ति को उसकी बातों पर पक्का यकीन हो गया कि यह वास्तव में तृप्ति को बहुत प्यार करता है और उसे हर हाल में पाना चाहता है। फिर अपने मन के शक को पुख्ता कन्फर्म करने के लिए, सॉरी सर, आपके पास कोई निशानी या कोई फोटो वगैरह कुछ भी हो तो मुझे दिखाइए। मैं ऐसे किसी की बात पर कैसे यकीन कर लूं? तृप्ति, तुझे अपने अभिनय पर भरोसा नहीं है? यार, मैं तो तुम्हारा वही अभिनय हूँ जिस पर तुम अपनी दिलो जान मिटाने को उत्सुक रहती थी। मेरे होते हुए आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? कुछ दिन मैं दूर क्या हुआ, तुम मुझे ही भुला दी, अपना प्यार अपने अभिनय को भूल ही गई। एक्सक्यूज मी सर, जिसे आप समझ रहे हैं वह नहीं हूँ मैं। दूसरी बात यह कि मैं तृप्ति नहीं दीप्ति हूँ। आप पता नहीं किस तृप्ति की बात कर रहे हैं। दीप्ति ने अपनी बात को स्पष्ट किया। अभिनय हाथ जोड़ते हुए, तृप्ति प्लीज, उस हादसे के बाद पापा मुझे अपने साथ ले गए थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उस समय मेरी हालत बहुत गंभीर थी, मैं क्या करता? वह मेरी अनजाने में की गई गलती थी। मेरी उस गलती की इतनी बड़ी सजा दोगी, यह कैसे संभव है? प्लीज तृप्ति, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना तबाह हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सिसकते हुए, मैंने तुम्हें बाद में बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अभी तक तो तुम्हारी यादों, तुम्हारी उम्मीदों के सहारे तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया। मुझे नहीं पता था तुम मेरी ही कंपनी में हो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही ढूंढ लेता। दीप्ति अभिनय की बातों को गौर से सुन रही थी और उसके चेहरे के एक एक हाव भाव को पढ़ रही थी। अभिनव उसे निश्चल और अनजान बैठे हुए देख करके मन ही मन सोचने लगा कि यह कोई और तो नहीं जिसके सामने मैं सब कुछ कहे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अभिनय दीप्ति के चेहरे को गौर से देखते हुए, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही नाक नक्श, ऐसे ही खूबसूरत कमनी काया, बिल्कुल वही तो है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम तृप्ति नहीं हो? एक बात जरूर थी कि उसका कलर तुमसे थोड़ा फर्क था। यह बात आप मुझको देख करके भी बोल सकते हैं, ऐसे मैं यकीन कैसे कर लूं? आपके पास कोई निशानी या पहचान हो तो दिखाइए। दीप्ति ने इतना कहते ही उसने झट से अपनी वॉलेट से एक फोटो निकाल करके दिखाई, जो स्पोर्ट्स कॉलेज में ग्रुप के साथ में खींची हुई एक फोटो उन दोनों की अलग से भी थी। फोटो देखते ही दीप्ति को पक्का विश्वास हो गया, अभिनय जो बोल रहा है वह सही कह रहा है। अभी तक दीप्ति को उस लड़के का नाम नहीं पता था और ना ही उसने कभी उसकी फोटो देखी थी, इसलिए वह पहचान नहीं पा रही थी। तृप्ति के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी, यह मुझे तृप्ति समझ रहा है। उसने धीरे से कहा, सर, तृप्ति मेरी बहन है और मेरा नाम दीप्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है?
सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। इसका क्या सबूत है? तुम मुझसे दूर जाने की वजह से तो ऐसा नहीं कह रही हो। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पता कर सकते हैं, परंतु यहाँ ऑफिस में किसी को यह बात नहीं मालूम है। तब दीप्ति ने अपने मोबाइल से फोटो निकाल करके उसके सामने दिखाई। फोटो देख करके अभिनय चकरा गया। सच में आप जैसी हैं। फोटो देखते ही तुरंत उसने तृप्ति को बता दिया कि यह तृप्ति है। सॉरी दीप्ति, मुझे क्षमा करना, आप मुझे उससे कब मिलवाएंगी? यह तो आप मुझे बता ही सकती हैं। वह मुझे कहाँ मिलेगी? अभिनय ने आग्रह पूर्वक कहा। सर बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछ सकती हो। मुझे आपसे एक शिकायत है कि तृप्ति को आप ऐसी हालत में छोड़ करके कहाँ चले गए थे? पापा ने आपको बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए थे? यह भी एक लंबी कहानी है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का स्टील का काफी बड़ा बिजनेस है जिसे उन्होंने अपने नाम ताराचंद स्टील TCS के नाम से कंपनी खोली। पापा का बिजनेस देश विदेश तक में फैला हुआ है। राजनीति में भी उनकी अच्छी पहुंच और पकड़ है। जब मैं तृप्ति को बचाने के लिए गया तब कुछ लोगों ने मुझ पर हमला बोल दिया। तृप्ति को सुरक्षित बचाने के लिए मुझे उन बदमाशों के साथ मैं लड़ गया। इंचार्ज की हरकतों को तृप्ति मुझे पहले ही बता चुकी थी, इसलिए हम सभी अलर्ट थे। उसके बदले में मुझे बहुत चोट लगी। यह खबर पापा तक पहुंच चुकी थी। यह भी कह सकते हैं कि यह सब उन्होंने ही करवाया था। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपके पापा आपके साथ ऐसा क्यों करवाएंगे? उन्हें इन सब बातों से क्या मतलब? दीप्ति ने उत्सुकता से पूछा। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपके पापा आपके साथ ऐसा क्यों करवाएंगे? उन्हें इन सब बातों से क्या मतलब? दीप्ति ने उत्सुकता से पूछा। दीप्ति की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने देखा कि अभिनय के चेहरे पर काफी दर्द उभर आया था। उसका गला सूख गया था। वह इधर उधर देख रहा था। तब तक दीप्ति ने अपनी बोतल से ग्लास में पानी निकाल करके अभिनय की तरफ बढ़ा दिया। पानी पी करके वह थोड़ा शांत हुआ। दीप्ति ने पूछा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी या कुछ और? बस एक कप कॉफी। दीप्ति ने घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही प्यून अंदर आया। दीप्ति ने आदेश दिया कि सर के लिए एक कॉफी, मेरे लिए एक चाय और कुछ स्नैक्स लेकर के आओ। थोड़ी ही देर में चाय, कॉफी और स्नैक्स आ गए। अभिनय ने काफी स्नैक्स लिया, उसके बाद अपनी दवाई खाई। इतनी देर में दीप्ति उसको अच्छे से एग्जामिन कर रही थी। कुछ देर बाद वो कुछ शांत लगा। दीप्ति ने फिर पूछा, अभिनय सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपके पापा आपके साथ ऐसा क्यों करवाएंगे? उन्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? दीप्ति ने उत्सुकता से पूछा। अभिनय ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, ऐसा क्यों करवाएंगे? वह इसलिए, कुछ समय पहले ही मैंने घर में तृप्ति से शादी करने की बात कही थी। पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी तृप्ति से हो। वह मेरी शादी किसी बड़े घराने नामचीन परिवार में करना चाहते थे। उनके बहुत जोर और दबाव के बावजूद मैंने कहीं और शादी करने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तृप्ति के जीवन से खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की, किंतु मेरे बीच में आ जाने से उनका सारा प्लान बिगड़ गया। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए पापा ने मुझे उस कॉलेज से ही नहीं बल्कि उस दिल्ली शहर से ही हटा दिया और मुझे वापस ले गए। तृप्ति को बचाने में मुझे काफी चोटें आई। मेरे सिर में भी काफी चोट की वजह से ब्रेन पर असर हुआ। मेरा इलाज काफी समय तक बेंगलुरु में हुआ। लगभग मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। फिर मुझे यूएस में रखा गया जहां पर मेरा काफी इलाज हुआ। तब मैं धीरे धीरे अपने सही रूप में आ पाया। जब मैं भारत वापस आया तब मैंने पापा से कई बार तृप्ति के बारे में पूछा, लेकिन पापा ने मुझे कभी सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना मुझे यहाँ आने दिया और ना ही कुछ बताया। एक दिन अचानक से पापा को हार्ट अटैक पड़ा। तब उन्होंने यह सारी घटना बताते हुए अपने किए की मुझसे क्षमा मांग रहे थे। उस दिन से मुझे पापा से नफरत हो गई। मेरी नफरत पापा सह नहीं सके और कुछ दिन के बाद ही उनका देहांत हो गया। अब सारा बिजनेस मुझको ही संभालना था। माँ मुझसे कई बार शादी के लिए दबाव डाल चुकी थी, लेकिन मुझे तो तलाश तुम्हारी थी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो तृप्ति से, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तब से मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है, किस हाल में है, उसके साथ क्या हुआ, वह कैसी है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं पागलों की तरह तुझे ढूंढता हुआ भटक रहा हूँ।
अब तो आप तृप्ति का पता मुझे बता दीजिए। अगर मैं आपको उसका पता बता दूं तो अभी भी क्या गारंटी है कि उसके साथ अब कुछ बुरा तो नहीं होगा? उसके भविष्य की और जिंदगी की क्या गारंटी तो दे सकते हो? उसने एक स्टाम्प पेपर पर साइन करके इस ब्रांच की पावर ऑफ अटॉर्नी आपको सौंप रहा हूँ। तृप्ति के साथ कुछ भी गलत होने पर आप मुझ पर केस कर सकती हैं, इसको अपने अंडर करके जब्त तक कर सकती हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, दीप्ति ने निसंकोच होकर के कहा। जरूरत हो या ना हो, फिर भी यह मेरी तरफ से आपके लिए है। यह कागज अपने पास रखें, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। ओह, बहुत ही दर्द भरी कहानी है, आपके साथ भी बहुत बुरा हुआ। तब से तृप्ति भी हंसना मुस्कुराना बोलना सब भूल गई। बाकी उसका हाल उससे मिलने पर ही पूछिएगा, वह खुद बताएगी। मगर वह कहाँ है? तृप्ति आजकल आपके शहर भोपाल में ही बुआ जी के यहाँ पर है। दीप्ति ने बुआ जी का एड्रेस दे दिया। अभिनय उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। दीप्ति का ऑफिस ऊपर शिफ्ट हो गया था। अखिल के बगल में ही उसका भी रूम था। दीप्ति का ऑफिस अब पहले से बड़ा और थोड़ा खुला खुला लगता था। दीप्ति को नए ऑफिस में आकर के अच्छा लगा। अब उसके सपनों के भी थोड़ा खुलने लगे, क्योंकि उन सपनों को उड़ने के लिए खुला आसमान जो मिल गया था। अधर नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया। प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने के लिए उतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उसने समय बर्बाद करना उचित ना समझते हुए बीटेक के लिए अप्लाई कर दिया। अखिल की अच्छी जान पहचान थी, इसलिए उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब अधर बीटेक करने लगा। बुआ जी के यहाँ गृह प्रवेश का फंक्शन अच्छे से संपन्न हो गया। घर में बड़े भैया के बेटे के बर्थडे की पार्टी होटल में अरेंज की गई थी। तृप्ति भी उस पार्टी का हिस्सा थी। बुआ जी के यहाँ उस फंक्शन में अच्छे अच्छे परिवारों के लोग भी आए हुए थे। बुआ जी के पास सोफे पर ही एक रिच फैमिली की महिला बैठी थी, जो बुआ जी से बातें कर रही थी। बताइए भाभी जी, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, शहर में प्रतिष्ठा है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक ही बेटा है। जब कभी उससे शादी के लिए कहा जाता है तब इनकार कर देता है। पूछने पर कहता है मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। उसकी शादी का इंतजार करते करते समय से पहले उसके पिताजी भी चल बसे, लेकिन वह है कि शादी के लिए हामी ही नहीं भरता। जबकि उसके पिताजी इस संसार से विदा होने के पहले ही अपनी वसीयत बनवा ली थी, जिसमें यह भी लिखवा दिया कि जब शादी होगी और बच्चा होगा तभी वह इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन सकता है। तब भी बेटा शादी करने को तैयार नहीं है। मेरे साथ साथ परिवार के अन्य सभी सदस्य बहुत परेशान हैं कि आगे का भविष्य क्या होगा। भाभी जी, क्या वह यहाँ आया है? आप मेरी उससे बात कराना, मैं उससे बात करूंगी, शायद कुछ उसके समझ में आ जाए। ठीक है, आप भी उसके साथ बात करके देख लीजिए। उनके बेटे से बुआ जी बात कर रही थी। उसी समय तृप्ति भी कुछ पूछने के लिए बुआ जी के पास आई। तृप्ति, एकाएक अपना नाम सुन करके तृप्ति ने घूम करके देखा तो सामने अभिनय खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। दोनों ही एक दूसरे को एकटक देखते रहे। बुआ जी ने यह दृश्य देखा तो उसने तृप्ति को हिलाते हुए, बेटा क्या कह रही थी? कुछ आपसे पूछना था लेकिन भूल गई। उसके मुंह से यही निकला, अभी भैया से पूछ करके आती हूँ। यह कह करके चली गई। अभिनय ने बुआ जी से पूछा, यह लड़की कौन है? यह मेरी भतीजी तृप्ति है, बुआ जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कुछ औपचारिक बात करके वह वहां से हट गया। अब वह तृप्ति से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। एक जगह उसने तृप्ति को अकेले में खड़े देखा। वो तुरंत तृप्ति के पास गया। तृप्ति, तुम कैसी हो? देखा तो तृप्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछने लगा। तृप्ति ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, शुक्र है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ आए थे, ऐसे गायब हो गए कि तुम्हारा कोई पता ही नहीं लगा। अब यह सवाल मुझसे पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यह कहते हुए वह वहां से जाने लगी। तृप्ति का रास्ता रोकते हुए, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मेरे लिए तो रुको। अब तक मैं तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था, फिर भी तुम नाराज हो। कोई बात नहीं, तुम रूठ सकती हो, लेकिन मैं किसी के लिए कौन हूँ?
जो मैं रूठ जाऊं। उस स्थिति में तुम मुझे छोड़ करके वहां से चले आए थे जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। अगर वाकई तुम्हारा प्यार इतना सच्चा था तो मुझे उस हालत में छोड़ करके तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यह बहुत बड़ी कहानी है, मुझे तो खुद का भी पता नहीं था। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम मेरी मजबूरी को समझ सकोगी, किंतु तुम्हें देख करके मेरी तलाश पूरी हो गई है। यह कह करके वह वहां से चला गया। दीप्ति ने अभिनय द्वारा दिए गए कागज को अलमारी की सेफ में सहेज करके रख दिया। दीप्ति उस दिन इतना थक गई थी कि उसका सिर बहुत दर्द हो रहा था। अभिनय द्वारा बताया हुआ सारा घटनाक्रम उसकी नजरों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहा था। तृप्ति और अभिनय की बातों में पूरा समय था। घर आ करके उसने सारी बातें माँ को बताई। माँ ने सब सुन करके सकते में आ गई। सुशीला जी ने चिंतित होते हुए, बिटिया तुमने सब अच्छे से समझ लिया है, लेकिन तृप्ति का एड्रेस तुम्हें नहीं देना चाहिए था। माँ मैंने सब अच्छे से पता कर लिया है, समझ लिया है, तभी मैंने तृप्ति और बुआ जी का एड्रेस दिया है। दोनों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, उन दोनों का बनवास दूर होना बहुत जरूरी है। काश दोनों जल्दी ही अपनी मंजिल पा जाते, एक दूसरे को समझ जाते तो कितना अच्छा होता। माँ मैं उस दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऑफिस में इतना काम था कि दीप्ति बराबर बिजी रही। अखिल डेली अपने प्रश्न का जवाब पूछता मगर वह टाल देती थी। आज अखिल खुद ब खुद उसके ऑफिस में आ गया। दीप्ति मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? मेरी चाहत को इस तरह इग्नोर मत करो वरना मैं जीते जी टूट जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। प्लीज दीप्ति, हाँ या ना कुछ भी तो बोलो। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए, अखिल फिर आज शाम हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां पर हमारे तुम्हारे सिवा कोई और ना हो। अखिल खुश हो करके बोला, आपका आदेश सराखों पर। आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही हम निकलते हैं। शाम को अखिल और दीप्ति 1 घंटा पहले ही ऑफिस से निकल गए। दीप्ति ने कहा गाड़ी कुतुब मीनार की तरफ ले चलो। अखिल ने कुतुब मीनार के पास आकर के गाड़ी पार्क की और दीप्ति के साथ टहलते हुए पार्क में एक जगह पर बैठ गया। अखिल ने धड़कते दिल से कहा, दीप्ति विल यू मैरी मी? अखिल शादी का फैसला कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। बिना सोचे समझे बिना जाने कोई फैसला करेंगे तो मुझे बाद में दोष मत देना। पहले तो मेरी बात को सुन लो, समझ लो, फिर हाँ या ना का फैसला तुम्हें ही करना है। मैं अपने रिश्ते की बुनियाद सच में ही रखना चाहती हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं है जो तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही हो? स्टॉप अखिल प्लीज, यह बेसिर पैर की बातें अच्छी नहीं लगती। अखिल कायदे की बात करो तो समझ में भी आती है। अखिल कान पकड़ते हुए, सॉरी दीप्ति ऐसी बातें अब कभी नहीं कहूँगा। दीप्ति हल्के से मुस्कुरा दी। अखिल मेरे अतीत को जाने बिना कोई फैसला कर लोगे? मैंने अपने आप से बहुत संघर्ष किया है। यह कहो कि मैं तुम्हारे मन की बात नहीं समझ पा रही थी। मैं सब कुछ समझ रही हूँ लेकिन मजबूरी थी। मैं किसी के साथ चीट करके भविष्य नहीं बनाना चाहती। दीप्ति तुम किसी के साथ चीट नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं जानना है। अखिल नहीं, तुम्हें जानना पड़ेगा। अगर कोई अतीत इतना कठिन और कड़वा हो जिसके लिए हमारा भविष्य दांव पर लगे, इसलिए तुम मेरे अतीत के बारे में पहले ही समझ लो। अगर तुम कहना ही चाहती हो तो फिर कहो। दीप्ति ने गहरी सांस लेकर के कहना शुरू किया, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई। उसके आचार विचार मुझे बहुत ही पसंद थे। मैं उसको बहुत पसंद करने लगी थी। वह एक साधारण परिवार से था लेकिन उसके दिमाग में बड़ा बनने का एक जुनून था। वह जुनून इतना हावी था कि वह समाज में व्याप्त विषमताओं के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा उतारू रहता था। मैंने कई बार उसको समझाया कि सिस्टम के खिलाफ संघर्ष आवाज तो उठा सकते हैं लेकिन जी जान से लड़ना एक अलग चीज है। समाज के सिस्टम से लड़ना अकेले किसी के बूते का नहीं है। सामाजिक क्रांति सामूहिक रूप से आती है, अकेले नहीं होती। चाहता तो वह भी मुझे बहुत था लेकिन कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया क्योंकि उसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया और वह दूर चला गया और हमारा प्यार वहीं पर दफन हो गया। वो मुझे कभी नहीं मिल सका और ना मैं उसको फोन कर पाई। यह कहते हुए दीप्ति की आंखें छलकने
लगी थी। दीप्ति, यह कॉमन बात है, कॉलेज लाइफ में ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। हर किसी का किसी ना किसी के तरफ अट्रैक्शन होता ही है। वह अट्रैक्शन अगर परवान ना चढ़े तो कोई मायने नहीं रखता। तुम आज तक उसको नहीं भूल पाई, यह व्यर्थ है। तुमने अपना बेहतरीन समय उसकी याद में, स्मृतियों में बिता दिया, जो कोई मतलब नहीं रखता। अखिल, ना जाने क्यों वह मेरे दिल पर आज भी अपनी अलग छाप छोड़े है। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र था, सबसे अच्छा, जो मेरे दिल से कभी अलग ही नहीं हुआ। मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया। इसके पहले मैं घर की ज़रूरतों का पूरा करने के लिए एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी। मेरी डेली ऑटो से जाना होता था। एक दिन ऑफिस में काम की वजह से मुझे लेट हो गया और मैं ऑटो से जा रही थी। मेरी जरा सी आंख लग गई और मैं नहीं जान पाई कि वह ड्राइवर मुझे कहाँ और किधर ले जा रहा है। जब ऑटो रुकी तो मैंने देखा चारों तरफ सुनसान है। मैंने देखा तो वह घर का रास्ता नहीं था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी वापस ले जाने का आदेश दिया। उसका चेहरा देख करके मुझे बहुत डर लगा। अचानक से 2-3 लोग और आ गए। फिर जो मेरे साथ हादसा हुआ, मैं वह बयां नहीं कर सकती। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उनमें से किसी को दया नहीं आई। सभी बारी बारी से इस शरीर को रौंदते रहे, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे। जब उन्हें किसी के आने की आहट लगी तब मुझे बेहोश अधमरा छोड़ करके भाग गए। उधर आने वाले गांव के ही कुछ लोग थे। उन्होंने मुझे उस अवस्था में देखा तो मुझे तुरंत चादर में लपेट करके नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। मेरे होश में आने पर घर का पता पूछ करके मेरे घर वालों को खबर दी। यह बताते हुए दीप्ति का चेहरा आंसुओं से भीगा था। वह हिचकियां ले लेकर के रो रही थी। अखिल ने उसे शांत किया। पापा तो रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे, लेकिन माँ ने उन्हें मना कर दिया। सिर्फ अपनी और बेटी की बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपनी बेटी को देखो, इसका इलाज कराओ। घर के सभी लोग खून का घूंट पी करके रह गए। मैं महीने भर हॉस्पिटल में रही, तब कहीं जा करके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाई। उसके बाद मैंने वह जॉब छोड़ दी। माँ ने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरे माइंड को वॉश किया। मैं उस घटना को भूल नहीं पा रही थी, लेकिन माँ ने मुझे सब कुछ भुला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी तरह खुद को बहुत जोड़ करके मैंने फिर फार्म भरा और इस कंपनी में मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास लड़ने के लिए हिम्मत आ गई थी, क्यों अब कुछ खोने को बचा ही नहीं था। कहते हैं कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो व्यक्ति के अंदर हिम्मत भी आ जाती है, और वह हिम्मत मेरे अंदर पैदा हो रही थी। तभी तो मैं वहीं हिम्मत जुटा करके उस सच को मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। अब तुम मेरा सच सुन रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं सब समझ रही थी, सब जानती हूँ, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कोई भी पुरुष ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहेगा। कईयों की फेंकी हुई जूठन हो। मैं अपने संबंधों की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहती। इसके बाद भी तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुमसे शादी करने को खुशी से तैयार हूँ। दीप्ति की दर्द भरी कहानी को सुन करके अखिल ठगा सा रह गया। अब वह सोच रहा है, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहता था, जिससे प्यार करता हूँ, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता था, उसका जीवन ऐसा होगा यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा ही हुआ जो इसने मुझे पहले ही बता दिया। अगर बाद में पता लगता तो मेरा जीवन, मेरा भविष्य कितना कड़वा हो जाता। मैं जिसे चाहता हूँ उसके जीवन का एक हिस्सा इतना गंदा होगा। अच्छा ही हुआ जो मैं आगे नहीं बढ़ा। यह सोच करके वह चुप हो गया। अखिल की जबान को जैसे लकवा मार गया। उसकी जुबान से कुछ अधिक ना निकला। वह बस इतना ही बोला, यह सब क्या तुम्हारे साथ ही होना था? हे भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अखिल, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ? बीता तो मेरे साथ है। बुरा मुझे लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने नए सिरे से खड़े होकर के जिंदगी को जीने का प्रयास कर रही थी। तुमने मुझे नए नए रंगीन सपने दिखाए और उड़ने के लिए खुला आसमान दिखाया। जब मैं अपने सच के साथ तुम्हारे साथ उड़ने को तैयार हुई, तब वह सच तुम्हें इतना कड़वा और भद्दा लगा कि तुम उस ओर देखना भी नहीं चाहते। मैं चाहती तो तुमसे इस सच को छिपा सकती थी, लेकिन मेरे जमीर, मेरे सच्चाई और खुददारी ने तुम्हारे साथ धोखा करना उचित नहीं समझा। तुम अभी भी खुद को, स्वयं की इच्छाएं और खुशियों को देख रहे हो। किसी की तकलीफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अखिल, आप अभी भी इस सच को देख समझ नहीं पा रहे हैं।
एक अकेले सीधे और सरल इंसान को तो हर कोई तोड़ सकता है, कभी मोटी लकड़ी को तोड़ करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि तुम पुरुष हो। दीप्ति ने तैस में आकर के अखिल के ऊपर तंज किया। दीप्ति, रात होने वाली है, हमें अब घर चलना चाहिए, अखिल ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठ करके उसके साथ चल दी। मन ही मन सोचने लगी, अखिल, तुझमें और अन्य पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। अखिल, तुम भी अन्य पुरुषों की भांति ही निकले। यह बात मुझे पता थी, इसलिए मैं तुमसे दूरी बना करके चल रही थी। तुमने बार बार मेरे नज़दीक आकर के मेरे सोए हुए जज्बातों को भरपूर जगाने की कोशिश की। आखिर प्यार कौन नहीं चाहता? प्यार का तो हर कोई दीवाना होता है। हर लड़की का सपना प्यार की दुनिया में खो जाने का होता है। फिर मैं भला उससे अछूती कैसे रह सकती थी? लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, अब यह मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को समझने में सालों लग गए, अब दूसरों को समझने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। यह कहते हुए दीप्ति ने खुद के मन को सांत्वना दी। रास्ते में दीप्ति ने कहा, कोई और रिश्ता ना सही, किंतु हम दोस्त तो बन ही सकते हैं, ताकि ऑफिस के काम में कोई अड़चन ना आए। ऑफिस में लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। अखिल ने दीप्ति को उसके घर के पास छोड़ करके अपने रास्ते चला गया। उस दिन से ना अखिल का कोई फोन आया और ना उसने मिलने की कोशिश ही की, और ना ही दीप्ति ने ऐसी कोई कोशिश की। अखिल तो दीप्ति से आंख मिलाते ही कतरा करके निकल जाता। हफ्ते भर से अखिल ऑफिस नहीं आ रहा था। दीप्ति ने जानकारी ली, तब उसे पता चला कि अखिल की मां हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वह मां को देखने हॉस्पिटल गई। वहां जाने पर पता चला आज ही उनकी छुट्टी हो गई और वह घर चली गई। दीप्ति से रहा नहीं गया, वह मां को देखने उनके घर चली गई। घर में कोई नहीं था। मां के पास एक बच्चा बैठा हुआ था। दीप्ति उनका हाल चाल पूछ रही थी, तभी मां को अचानक अस्थमा का अटैक पड़ा। दीप्ति उनकी पीठ सहलाने लगी, फिर भी उनकी सांसें सामान्य नहीं हो रही थी। दीप्ति ने पास में नेबुलाइजर रखा देखा, तुरंत उन्हें नेबुलाइज करवाया। मां को काफी राहत मिल गई। वह बहुत खुश हो करके दीप्ति से बातें करती रही। दीप्ति अपने स्थान से ही आसपास की चीजों को देख करके जायजा ले रही थी। अचानक उसकी निगाह मां के बाएं हाथ पर एक अलमारी थी। उसके ऊपरी दीवार पर लगी फोटो पर गई। फोटो देख करके वह चौंक गई। दीप्ति हमेशा की तरह साधारण स्वभाव की, वह जैसी थी वह वैसे ही रहती थी। वह हमेशा यही कहती थी कि जिस तरह से चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। चंदन हमेशा की तरह अपनी खुशबू और शीतलता रूपी गुण का त्याग नहीं करता है और लोगों को शीतलता और खुशबू प्रदान करता रहता है। उसी तरह से दूसरा मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे अपना व्यवहार और स्वभाव नहीं छोड़ना है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मुझे किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना है। उसका मानना तो यही है कि हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं, तो मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए वह अपने व्यवहार को हमेशा सामान्य बनाए रखती थी। दूसरा कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में समा भी सकते हैं और मन से उतर भी सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी दीप्ति ने अपनी सरलता और सज्जनता का स्वभाव नहीं छोड़ा और पता चलते ही मां को देखने चली आई थी। किंतु वहां पर लगी हुई एक फोटो देख करके उसने आंटी से पूछा। दीप्ति ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आंटी जी, यह दो फोटो किसकी है? दीप्ति, बेटा, यह अखिल के पापा और उसके बड़े भाई की फोटो है, आंटी ने बताया। आंटी जी, इसका नाम क्या है और अब कहाँ पर हैं? अब यह दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। अखिल के पापा की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। दूसरा मेरा बड़ा बेटा सजल है, इसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी जिसे हम सब आज तक नहीं भुला पाए। माँ जी ने दुखी भरे शब्दों में अपने दर्द को व्यक्त किया। तब तक अखिल भी आ गया। थोड़ी ही देर में माँ जी दीप्ति से इतना प्रभावित हो गई कि उसे अपने मन के दर्द की हर बात साझा कर देने में उन्हें कोई हर्ज नहीं लगा। माँ जी ने अखिल से एक एल्बम निकलवाया। उसमें अपने परिवार की फोटो दिखाते हुए अखिल और सजल और बेटी रिद्धि की एक एक फोटो दिखाते हुए उसके बारे में बताती रही। माँ जी, या बताएं
आपके बड़े बेटे का नाम क्या था? उसे क्या? बेटा उसका नाम सजल था। बिटिया क्या बताऊं, वह इस दुनिया से दूर चला गया। दीप्ति ने पूछा कैसे? आंटी जी, आखिर सजल को क्या हुआ था? मैं क्या और कैसे बताऊं? यह कब और कैसे हुआ, यह सब एक दुख भरी दास्तां है। जब अखिल के पापा दिल्ली में जॉब करते थे, सजल बीटेक कर रहा था। वह पास आउट करने ही वाला था, उसके पहले उसके पापा का ट्रांसफर बॉम्बे हो गया। तब हम सब लोग बॉम्बे के कुर्ला में रहने लगे। बॉम्बे में भी मेरे बेटे को समाज की व्यवस्था लड़ने का शौक था, आरक्षण के खिलाफ था, इसलिए आरक्षण की आग के आंदोलन में कूद पड़ा। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, उसी के तहत बहुत बड़ा दंगा हो गया। पूरा मुंबई धू धू करके जलने लगा। स्टेट सरकार ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। खुली छूट मिलते ही पुलिस ने भी दंगाइयों पर गोली चला दी। मेरा बेटा उस दंगे में शामिल नहीं था, मगर कहते हैं ना बेटा, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वही हाल उसका भी हुआ। उस दंगे में किसी ने पुलिस पर हमला कर दिया और गोली चला दी। किसी ने किया और किसी की गोली का शिकार मेरा बेटा हो गया। यह सुन करके दीप्ति की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अखिल की मां ने पूछा, दीप्ति तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा दिल तो बहुत ही कोमल है, तुम किसी का दर्द सह नहीं पाती हो। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। आंटी जी, पहले वह मेरे साथ या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। हाँ हाँ, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करता था। बेटी तुम उसे जानती थी, वह कितना अच्छा और नेक स्वभाव का मेरा बेटा था। भगवान ने उस पर भी तरस नहीं खाया। जब तक जीवित रहा दूसरों के लिए लड़ता रहा और उन्हीं के लिए लड़ते लड़ते स्वयं शहीद हो गया। आंटी जी ने स्पष्ट किया। आंटी जी, वह मेरा बहुत ही अच्छा मित्र था, कुछ खास ही। मैं उसे इतने दिनों से ढूंढ रही थी, जब पता चला तब इस हाल में। उसकी कहानी जान करके मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी जिद ने उसे कहीं का नहीं रखा। अखिल भी यह सब देख सुन रहा था। उसे दुख हुआ कि शायद मैं दीप्ति को गलत समझ रहा हूँ। बेटी, तुम सजल को जानती थी, तब तुमने कभी संपर्क क्यों नहीं किया? आंटी जी, ना उसका कोई फोन नंबर था, ना मेरी उसकी कोई इतनी बात होती थी। मैं तो कैसे उसका संपर्क करती? वह तो हवा के झोंके की तरह आया था और तूफान की तरह चला गया। कुछ देर दीप्ति वहां रुक करके अपने घर चली आई। दीप्ति के जाते ही अखिल माँ से नाराज होने लगा। माँ, आपको जरा भी समझ नहीं है, इस उम्र में भी आप सबसे इतनी पर्सनल क्यों हो जाती हैं? आप अनजाने लोगों से भी यह सब बातें क्यों बताती हैं? माँ कुछ अधिक रोष में आ करके, क्यों रे, आज तू ऐसी बातें क्यों करने लगा? इसके पहले तो तू कभी नहीं नाराज होता था। आज से पहले मैं 3 से 4 बार उससे मिल ही चुकी हूँ। तूने ही मुझे दीप्ति से मिलवाया है, तब तो तू कभी नाराज नहीं हुआ। माँ प्रश्नवाचक नजरों से अखिल के चेहरे को देखने लगी। बेटे, यह अलग बात है कि मैं जब भी उससे मिली तो पार्टी में ही मेरी मुलाकात हुई, और वो भी तेरे और मेरे बर्थडे की पार्टी, मतलब खास पार्टी में ही उसको मिली। माँ के चेहरे पर अनेक प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं बन गई और बिगड़ रही थी। कनक जी बेटे की बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। नहीं माँ, यह मेरा कहने का मतलब नहीं था। मेरा यह कहना था कि आपको इतना फ्रेंडली होकर के उससे नहीं बोलना चाहिए था। वह आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। माँ ने अखिल को समझाते हुए बताया, बेटे मालूम है आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था? अखिल टेढ़ा सा मुंह बना करके माथे पर त्योरियां चढ़ा करके पूछा, क्या हुआ था? माँ ने समझाते हुए बड़े प्यार से कहा, जब तू अभी दवा लेने गया था तब वह यहीं पर थी। अचानक से मुझे खांसी का दौरा पड़ा। वह छोटा सा बच्चा क्या कर लेता? भगवान का शुक्र है कि उसने उस लड़की को भी यहाँ पर भेज दिया था। उसने तुरंत ही मुझे नेबुलाइज करवाया और मेरी उखड़ती हुई सांसों को संयत करने की पूरी कोशिश की। उसने मुझको मेडिकल फास्ट एड दिया, नहीं तो मेरा क्या होता? यह तो भगवान ही मालिक है। इसके बावजूद तू ऐसा बोलता है। वैसे तेरी मर्जी। हाँ, एक बात और सुन, मुझे वह लड़की अच्छी लगी। कनक जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात रखी। माँ के द्वारा दीप्ति की तारीफ करना उसे नागवार गुजरा। उसने नाराजगी से कहा, माँ वह पढ़ी लिखी है, वह इतना तो जानती ही होगी। आपको फर्स्ट हैंड दे दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया। मैंने भी उस पर कोई एहसान किए हैं जिसका उसने बदला चुका दिया है। इसमें तारीफ की कौन सी बात हो गई? गुस्से से हाथ को मसलते हुए अखिल बोला। कनक जी थोड़ा नाराज होती हुई, उससे भी अच्छी बात यह है कि वो सजल को जानती थी।
सजल के जाने का गम आज भी उसे है। शायद वह सजल को चाहती थी, लेकिन सजल ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। दिया होता तो वह मुझसे चर्चा जरूर करता। और हाँ, तू यह बता, पहले तू दीप्ति की बड़ी तारीफ किया करता था। दीप्ति यह है, दीप्ति अच्छी है, कितनी अक्लमंद है और खूबसूरत है, उसे टाइम से काम करना पसंद है, बहुत केयरिंग है, लविंग है। यह तो तेरे ही वाक्य थे ना। अब क्या हो गया जो तू दीप्ति को पसंद की बजाय उसकी बुराई कर रहा है? अखिल को उलाहना देते हुए, और हाँ, मैंने देखा कि तू उससे दूर दूर कटा कटा सा घूम रहा था। तुम दोनों में किसी बात पर लड़ाई तो नहीं हो गई? वैसे एक बात कहूँ बेटा, इस घर में एक औरत की बहुत जरूरत है। अब तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, जो तेरे ना होने पर मेरी देखभाल कर सके। माँ की अनुभवी आंखें ने उसे टटोलना चाहा। हाँ माँ, शादी करूंगा, लेकिन कोई योग्य लड़की मिले तभी तो करूंगा। तब तो दीप्ति से अच्छी लड़की और तुझे नहीं मिलेगी। तू उसको पसंद भी करता है, माँ ने खुश होकर के कहा, गुस्से के आवेश में। नहीं माँ, मेरे सामने दीप्ति का नाम भी मत लीजिएगा। माँ ने संकित होकर के, यह बता कि दीप्ति में क्या बुराई है, और ऐसा क्या हो गया जो दीप्ति का नाम लेते ही नाराज हो गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अब अचानक से क्या हो गया जो तो उसका नाम भी नहीं सुनना पसंद कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब मेरा मन नहीं हो रहा है उसके साथ अपना जीवन बिताने का। अखिल के चेहरे पर आते जाते हुए गुस्से और क्रोध के आवेग को ध्यान से देख रही थी। माँ, मैं क्या बताऊं, दीप्ति अच्छी लड़की नहीं है, थोड़ा दबे स्वर में रहस्यात्मक अंदाज में अखिल ने कहा। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे तो वह सही और सब तरह से तेरे लिए परफेक्ट ही लगी। माँ, आप क्या जाने, आप तो घर में रहती हैं, वह किसी मायने में इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। मैं भी पहले आपकी तरह ही सोचता था, किंतु जब उसकी सच्चाई मुझको पता चली, उसके बाद तो ऐसी घृणित लड़की से शादी कतई नहीं कर सकता। अखिल ने दृढ़ता से स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। जरा मुझे भी तो बता, आखिर उसमें ऐसी क्या क्या कमियां हैं, मैं भी तो जानूं। कनक जी ने बात को गहराई से जानने की कोशिश की। माँ, शायद आप सुन ना पाएं, आप इतना पूछ रही हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। माँ, क्या आप जानती हैं दीप्ति एक बलात्कारी लड़की है? माथे पर बल पड़ते हुए अखिल बोला। यह सुन करके कनक जी सन्न रह गई और स्वयं को दबाते हुए पूछा, क्या कह रहे हो तुम? माँ को सच जानने की उत्सुकता देख करके अखिल तो जैसे फट पड़ा। हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। दीप्ति इस ऑफिस से पहले किसी और जगह काम करती थी। एक दिन देर रात में वह टैक्सी से घर वापस जाते समय टैक्सी ड्राइवर ने उसको किडनैप कर लिया और सुनसान रास्ते ले गया, जहाँ पर अपने 3 दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अब बताइए माँ, ऐसी लड़की से कौन शादी कर सकता है? अखिल ने अपनी फाइनली फैसला सुना दिया। माँ ने सुना तो कुछ देर आंखें बंद करके सुनती रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों से आंसू धीरे धीरे टप टप करके बहने लगे। अखिल ने देखा तो माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आपको क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? उसके दुख से आपको दुख क्यों होने लगा? वह तो गैर लड़की है। बीच में ही कनक जी अखिल को रोकते हुए तेज स्वर में बोली, अखिल, बस अब तू चुप हो जा, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगी। आज तुमने ऐसी बातें करके एक स्त्री का नहीं, पूरी स्त्री जात का बहुत बड़ा अपमान किया है। तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? यह बता, टैक्सी ड्राइवर क्या उसका कोई दोस्त था, उसकी जान पहचान का था, और उसने उसका अपहरण करके उसके साथ मुंह काला किया? क्या उसने उसका विरोध नहीं किया होगा? लेकिन अकेली लड़की इतने लोगों के बीच में क्या कर सकती है? उसने जो मानसिक यंत्रणा झेली, उसकी सजा भी उसी बेकसूर को ही झेलनी पड़ी। कसूरवार का क्या हुआ उनका तो किसी को पता भी नहीं चला होगा। वह थोड़ा रोष में तैस में आकर के बोली, अगर वह तुझे कुछ ना बताती तो क्या उसके बारे में तू कुछ और जान पाता कि उसके साथ क्या क्या हुआ? अगर उसने तुम्हें अपना सच बता दिया तो वह गुनाहगार कैसे हो गई? अखिल मुंह बिचकाते हुए, नहीं माँ, कुछ भी हो, वह गुनाहगार है तो है, और मैं किसी दूसरे की जूठन को स्वीकार नहीं कर सकता। कनक जी थोड़ा गुस्से में बोली, क्यों रे? जब पुरुष दूसरी औरत के पास जाता है तब किसी पुरुष की स्त्री नहीं बोल देती है कि तू झूठा?
और गंदा हो गया है, मेरे पास मत आओ। क्यों नहीं उसको दुत्कार करके भगा देती है, क्यों नहीं उसके साथ संबंध तोड़ लेती है। लेकिन औरतों को देखो, बराबर से उसको खाना नाश्ता देती हैं, उसका ख्याल रखती हैं और उसकी हर जरूरत और आवश्यकता को पूरा करती हैं। उतने ही प्यार से उसको अपने गले लगाती हैं, बार बार उनके द्वारा की गई गलतियों को माफ करती हैं। फिर भी तू ऐसी बातें बोलता है, मुझे शर्म आती है तू ऐसी बातें कर रहा है। मुझे ऐसी बातों की उम्मीद तुमसे बिल्कुल नहीं थी। माँ, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं उसे अपने जीवन साथी नहीं बना सकता। अखिल ने बेशर्मी से माँ की बात से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुझे अब कुछ सच बताने का समय आ गया है। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे समझना अभी बाकी है। अखिल ने उतावलेपन से बेसब्र हो करके कहा, हाँ बेटे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय आने पर ही बताई जाती हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को कदम कदम पर ज्ञान और समझदारी देती जा रही हूँ तो भविष्य में तुम्हें इस समझदारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। तुम आज भी नासमझ और नादान ही रहे हो। मुझे लगता है कि तुम पुरुष हो, इसलिए पुरुष के अहम और पुरुषत्व को कभी नहीं छोड़ पाते हो। कनक जी ने धिक्कारते हुए उसे झिड़क दिया था। माँ, अब आप बताइए भी, पहेलियां ना बुझाइए, मुझे बेचैनी हो रही है, बताइए ना। अखिल ने व्यग्र हो करके कहा, तो सुन, अपने कान खोल करके सुन। अपने घर से अपनी बहन को ही निकाल करके बाहर फेंक दे, ऐसे हैवानों के बीच में, तब मैं तुझको जानूं। माँ ने गरजते हुए कहा, माँ, आप यह उल्टी पुल्टी बहकी बहकी सी बातें कैसे कर रही हैं? अपनी ही बेटी यानी मेरी बहन रिद्धि को बाहर निकालने के लिए क्यों कह रही हैं? अखिल ने चकित हो करके माँ से सवाल किया। तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो सुनो। जब तेरी बहन रिद्धि इंटर में थी और हम मुंबई में रहते थे, उस दिन तेरे पापा ऑफिस गए हुए थे और तुम दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे। एक रिलेटिव के यहाँ कुछ जरूरी काम था। रिद्धि से मैंने साथ चलने को कहा, लेकिन उसके पेपर होने वाले थे। उसकी तैयारी के चलते उसने जाने से इनकार कर दिया। कुछ घंटे की बात थी, इसलिए मैं वहां से चली गई। घर में रिद्धि अकेली थी। मैंने अपने फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में एक जो पुलिसकर्मी का परिवार रहता था, उनके परिवार से हमारे घरेलू टर्म्स थे। मैंने उनसे रिद्धि का ध्यान रखना यह कह करके मैं निश्चिंत होकर के चली गई। उस पुलिसकर्मी के 2 बेटे थे। वह कभी कभी अपनी बहन के साथ घर आ जाते थे। उस दिन किताब लेने के बहाने अपने एक दोस्त के साथ घर में जबरन घुस गया। रिद्धि चीखने चिल्लाने ना पाए, इसलिए उसके मुंह में कपड़ा भर दिया और उसके साथ उन्होंने अपना मुंह काला करने के बाद उसे अर्ध बेहोशी में ही छोड़ करके भाग गए। जब मैं वापस आई तो तेरी बहन ने सब कुछ रो रो करके बताया। मैंने जब उन लड़कों की माँ से शिकायत की तो वह तेरी बहन का ही दोष देने लगे। उन्होंने नकारते हुए कह दिया कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। तेरी बेटी ने किसी और को बुलाया होगा और उनके साथ अपना मुंह काला किया होगा और जलन में इल्जाम उनके बेटे पर लगा दिया। उसके बाद मुझे और तेरे पापा को वार्निंग देते हुए भगा दिया। हम पुलिस में रिपोर्ट ना कर दें, उससे पहले ही उन्होंने अपने बेटे का सच साबित करने के लिए हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट थाने में लिखा दी। तुम जानते हो उस समय हम पर क्या गुजरी होगी और क्या तेरी बहन पर गुजरी होगी। मैंने वह एरिया और वह घर सब कुछ छोड़ करके मुंबई महानगरी के इस कोने में आ करके रहने लगे। तेरी बहन मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। काफी समय तक वह गुमसुम रही। तुम्हारे पापा ने उसका बहुत इलाज कराया, काउंसलिंग कराई, तब जाकर के कहीं वह ठीक हो पाई। तेरी बहन का हम बहुत प्यार और सपोर्ट देते रहे। मैंने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद एक बार उसके पति के बार बार पूछने पर तेरी बहन के मुंह से यह बात निकल गई। उसके बाद उसके पति और ससुराल वाले उसे बात बात में जलील और प्रताड़ित करते हैं। वह सब ताने और अत्याचार अपनी नियति मान करके बर्दाश्त करती रही, तब भी उनका दिल नहीं भरा। तब रिद्धि के सामने दूसरी लड़कियों के साथ हम बिस्तर होता, यह घुटन वह अधिक दिनों तक सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमें तेरी बहन की डेड बॉडी मिली। उन लोगों ने तो लेने से भी इनकार कर दिया। मैंने उन पर केस भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यह दास्तां सुनाते हुए कनक जी फूट फूट करके रोती रही। उनका रोदन हिचकियों में बदल गया।
गया। अखिल ने उठ करके उनको पानी पिलाया, उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें शांत कराया। माँ, इतना सब कुछ हुआ लेकिन आपने कभी हम लोगों को यह सब नहीं बताया। बेटे, क्या बताते, झूठी बात, लड़की की जात बदनामी ही फैलती है, फिर तो उसकी शादी होना भी मुश्किल हो जाती। फिर भी जिस बात का डर था वही हुआ। अब बता बेटा, रिद्धि के साथ क्या ऐसा होना चाहिए था? उसकी गलती क्या थी? ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? सारी जिल्लत जलालत उसे ही सहनी पड़ी, यहाँ तक कि अपनी जान भी रिद्धि को ही देनी पड़ी एक अनजाने गुनाह के लिए। आज भी बेटा, सबसे बड़ा गुनाह तो लड़की होना है। यह कह करके कंचन जी सिसकने लगी। माँ, आप हमें बताती तो मैं उन लड़कों को जान से मार देता और बहन के नपुंसक पति को खत्म कर देता। अखिल के दोनों हाथों की मुट्ठियां बंध गई। गुस्से में दीवार पर अपने दोनों हाथों को पटक दिया। मेरे बच्चे, तैस में आकर के फैसले नहीं किए जाते हैं। तुम सबको बता करके डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं था। मुझे रिद्धि ने अपनी कसम दे करके तुमको बताने से मना कर दिया था। भाई लोगों को मत बताना, नहीं तो माँ मैं सर उठा करके जी नहीं पाऊंगी और ना भाई से नजरें मिला पाऊंगी। यह कह करके माँ सिसक सिसक करके रोती रही। माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर अखिल गुस्से से कांप रहा था, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। अखिल ने माँ को शांत कराया, उन्हें पानी पीने को दिया, सांसें संयमित रहे इसलिए माँ को इन्हेलर दिया। माँ को थोड़ा आराम मिला। माँ, हर लड़की हमारी बहनों की जैसी नहीं होती। मेरी बहनें तो बहुत अच्छी हैं। अगर रिद्धि के बारे में पहले पता चलता तो मेरी बहन तो बच जाती, लेकिन उसके पति की मैं जान ले लेता। अखिल ने तैस में आकर के बोला। कनक जी माथे पर हाथ पटकती हुई, बहुत खूब बेटे, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता, और तुम कर ही क्या सकते हो? तैस में आकर के जान तो ले लेते, उसके बाद तुम्हें भी सजा होती। एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ, बेटी को ऐसे दरिंदों के यहाँ भेज करके उसे भी खो चुकी हूँ, और तुम्हें बता करके एकमात्र बेटे से भी हाथ धो बैठती। मेरे बच्चे, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। तुम्हें भी खोने के डर से मैं डर रही थी। मैं अकेले ही इस लड़ाई को लड़ती रही। यह कह करके माँ फिर से फफक फफक करके रोने लगी और अपने मन के भीतर छुपे डर और दर्द को व्यक्त कर ही दिया। माँ आखिर माँ होती है जो बच्चों के मोह के आगे बहुत कमजोर हो जाती है। अखिल ने माँ के प्यार से आंसू पोंछ करके उनका सर अपनी गोद में रख करके लेटा लिया। माँ के बालों को प्यार से सहलाते हुए, मुझे पता है माँ, आप मुझे बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हैं, फिर भी माँ, मेरी बहन और दीप्ति में बहुत फर्क है। दीप्ति आज के जमाने की तेज तर्रार एक चंट लड़की है। अखिल अभी भी अपनी बात पर कायम था। कनक जी ने भौहें तानते हुए, अच्छा, वह तेज तर्रार और चंट लड़की है जो तू इतने दिन से नहीं समझ पाया, वह मैंने उसे चंद मुलाकातों में ही कैसे समझा लिया, कैसे समझ लिया। अखिल, तू कैसे किसी लड़की के लिए ऐसी बातें बोल देता है, उसे लगातार गलत साबित करना। बेटे, यह तुम्हारी पुरुषवादी मानसिकता की उपज है, तभी तुम ऐसी बातें बोलते हो। कनक जी ने दीप्ति की ढाल बन करके स्त्री का पक्ष लिया। माँ, मैंने अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में लड़कियों को देखा है, सब बहुत ही तेज होती हैं और लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं। अखिल ने अपनी तरफ से माँ को सफाई दी। तुझे ऐसा लगता है कि लड़के बेवकूफ बन जाते हैं, तो तू क्यों नहीं बेवकूफ बन गया? तू तो नहीं बना, क्यों? यह तेरी होशियारी ही तो है। अरे बेटे, लड़के शादी से पहले लड़कियों से अफेयर करते हैं, जो आजकल का नया चलन चला है, लिव इन में रहते हैं, फिर उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। क्यों? तो क्या वह दूध शुद्ध हो गया और वह मक्खी गंदी हो गई? वह खुद को दूध का धुला समझते हैं। बेटा, यूज एंड थ्रो, यह बड़ी ही गंदी सोच है। जब ऐसी ही सोच लड़कों की रहेगी, आने वाले समय में लड़कियां तुम लोगों को मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगी। तेरे दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है उसका इलाज कर। कनक जी ने फिर उसको समझाने की बहुत कोशिश की। अखिल भी लगातार माँ के साथ आज पूरे शास्त्रार्थ के मूड में था। माँ, बहन पाखी कितनी सही है, सीधी और सरल है। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, फिर भी बिना प्रतिरोध के यहाँ चुपचाप रहती है।
पाखी का नाम लेते ही माँ ने बिफरते हुए, पाखी को शांत और चुप रहना तुझे सही लगता है, लेकिन उसके मन पर क्या बीत रही है यह कभी तुमने देखने या जानने की कोशिश की? कभी तुमने उसका दर्द बांटने की कोशिश की? कभी अपनी बहन से पूछा तो होता कि तुझे क्या तकलीफ है? पाखी, तू यहाँ क्यों रहती है? उसके ससुराल में उस पर क्या बीती है? कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम क्या जानो वह किस दौर से गुजर रही है, कितना स्ट्रेस है उसके दिमाग पर, उस पर क्या क्या बीती है तुझे नहीं मालूम। यह भी तुझे बताना ही पड़ेगा। तुझे उसकी कहानी नहीं मालूम, लेकिन पता है तुझे उसके साथ क्या क्या हुआ है। जिन लड़कों की तू वकालत करता है, लड़कियों को गलत बताता है, तू यह वाकया भी सुन। पाखी के साथ भी ऐसा क्या क्या हुआ था। तेरे मौसा मौसी जी की कार एक्सीडेंट में निधन होने के बाद से मैंने पाखी को अपने पास रिद्धि की तरह पाला पोसा, उसको वही प्यार मान सम्मान दिया, उसकी शादी की और वह भी उसके पसंद के लड़के से की। वह सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार भी अच्छा था। कुछ समय के बाद ही पता चला कि उसका पति पवन किसी स्त्री के लायक ही नहीं। फिर भी वह शांति से रहते हुए खुश थी, उसके साथ अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रही थी। उसके ससुराल वालों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्हें तो परिवार में पवन को वारिस चाहिए था और वह वारिस देने में सक्षम नहीं था। ससुराल वालों ने पाखी से वारिस पैदा करने के लिए बराबर दबाव डालते। एक दिन तंग आकर के पाखी ने कह दिया कि आप अपने बेटे की जांच करा लीजिए, मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हैं। इस बात से घर के सभी सदस्य बहुत नाराज हो गए, किंतु उसकी माँ समझ गई। फिर भी पाखी को ही सबने गलत कहा कि कमी तुम्हारे में ही है, बदले में मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती हो। पाखी ने पवन से कहा, लेकिन उसने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मन मार करके रो रो करके रह गई। एक दिन घर में सभी कहीं शादी में गए हुए थे, घर पर सिर्फ पाखी, उसकी सास और देवर था। रात में देवर कोई मैगजीन लेने के बहाने उसके कमरे में आया। पाखी मैगजीन ढूंढने लगी, उसी बीच उसने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया और फिर पाखी के साथ जोर जबरदस्ती से मुंह काला किया। पाखी चिल्लाती रही, चीखती रही, अपनी मदद के लिए सास को बुलाती रही, लेकिन उसकी मदद को सास भी नहीं आई। जब वह थोड़ा होश में आई तब वह उसी अवस्था में सास के पास गई और सब कुछ बयां किया, किंतु सास साफ मुकर गई। बदले में उसी के ऊपर दोषारोपण करते हुए सास ने कहा, जो कुछ हुआ वह सब तेरी मर्जी से हुआ है, इसलिए अपने जबान बंद रख, किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में तेरी भलाई है। पाखी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देवर जी बहाने से मेरे कमरे में घुस आए थे, जो भी कुछ हुआ है तू जान, लेकिन मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब घर में पति पवन आया तो उसने पति से देवर की शिकायत की, लेकिन पति ने भी उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि उनके कान पर जूं तक ना रेंगी। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। जब घर में कोई नहीं होता, देवर जाने कहां से उसके कमरे में घुस आता और उसके साथ बलात्कार करता। हर बार पवन से शिकायत करती, लेकिन पति यही कहता, जो चल रहा है उसको चलने दो, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पाखी कुढ़ करके कहती, मैंने तुमसे प्यार किया था, शादी तुमसे की, किसी और से नहीं, तो मैं किसी और के साथ संबंध क्यों बनाऊं। किसी बात का पवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद यह सब की मिली भगत थी, जो इस बात पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा था। हार करके उसने सबसे बात करना ही बंद कर दिया। वह मन ही मन घुटती और कुड़ती रही, उसकी साजिश का शिकार होती रही। कुछ समय बाद उसे गर्भ ठहर गया, उसको एक बेटा हुआ। परिवार वाले और स्वयं पवन भी बहुत खुश कि उसको बेटा पैदा हुआ है, उसका वंश बढ़ाने वाला आ गया है। सच्चाई तो पाखी जानती थी कि सच क्या है इस बात का। जब वह विरोध करती हुई कहती, तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है, तुमने नहीं पैदा किया, तो पवन हाथ उठाने से बाज ना आता। अब उसका असली रूप खुलने लगा था। बच्चे से सभी परिवार वाले प्यार मनुहार करते, किंतु पाखी से, उसकी भावनाओं से किसी को कोई मतलब नहीं था। बच्चा होने के बाद देवर ने फिर संबंध बनाने की कोशिश की तो वह दहाड़ उठी, खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया या किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। पाखी ने इस अन्याय के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई। घर वाले बहुत नाराज हुए। जब पहले संबंध बनाए तब अब बनाने में क्या हर्ज है। घर वाले देवर को और बढ़ावा दे रहे थे। पाखी ने पवन को कहा,
आप अपनी गलती और कमियों को छुपाने के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अब और अन्याय नहीं सह सकती। ससुराल वालों ने कहा, यहाँ रहोगी तो यह सब करना और सहना पड़ेगा। यह सब नहीं कर सकती तो तुझे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। पवन, मैंने शादी तुमसे की है, ना कि परिवार वालों से। मैं पत्नी तुम्हारी हूँ, किसी और की नहीं। तुमने अपना वंश बढ़ाने के लिए और अपने नामर्दानगी से टैग हटाने के लिए अपने भाई से मेरा बलात्कार करवाया। उसे भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रख करके सहन कर लिया, लेकिन तुम मुझे पत्नी से बेश्या बनाने पर उतारू हो गए हो। यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। धिक्कार है तुम पर। यह नहीं कर सकती हो तो यहाँ से चली जाओ। घर वालों ने उसका खुल करके विरोध शुरू कर दिया। अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, परंतु अपना बेटा ले करके चली जाऊंगी। पाखी ने अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कह दी। दीप्ति जब घर पहुंची, वह बहुत ही उदास, गुमसुम, खोई खोई सी लग रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ, रोया रोया सा लग रहा था। जब सुशीला देवी ने उसका चेहरा देखा, वो चिंतित हो गई। उनकी अनुभवी आंखों को समझते देर नहीं लगी। आज कुछ तो बात हुई है, लेकिन तुरंत पूछना उन्हें अच्छा न लगा। दीप्ति सीधे अपने कमरे में जा करके चुपचाप तकिए में मुंह छुपा करके जोर जोर से रोते हुए अपने मन का गुस्सा और गुबार अपनी आंखों से बहा देना चाहती थी। काफी देर तक वह रोती रही और जब वह बाहर नहीं आई तो सुशीला जी को चिंता हुई। उनका मन नहीं माना और वह धीरे धीरे वाकर के सहारे चलती हुई दीप्ति के पास आ करके उसके बिस्तर पर बैठते हुए, दीप्ति बेटा, चाय बना करके रखी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अभी मैंने भी चाय नहीं पी है। उसके सर पर हाथ सहलाते हुए, बिटिया क्या हुआ है? तू परेशान क्यों है? अरे तू तो रो रही है बेटा। क्या हुआ है मेरी लाडो? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हो गई? मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, तू बता तो सही। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बता मेरी बिटिया, क्या बात है? उन्होंने एक साथ बहुत सारे सवाल कर डाले। यह बोलते हुए सुशीला जी की आवाज धीरे धीरे जैसे गर्त में गुम होने लगी। माँ परेशान ना हो। यह सोचते ही झट से दीप्ति ने आंसू पोंछ करके, कुछ नहीं हुआ माँ, सब ठीक है। धड़कते हुए दिल को संभालते हुए, जब सब ठीक है बिटिया तब रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कुछ तो बात जरूर है। लगता है तेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? अनजान बनते हुए कहा। माँ, सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा, अगर दिल में दर्द हो तो वह कैसे ठीक होगा? यह कह करके वह फपक फपक करके रोने लगी। माँ डर गई, सहमते हुए कहा, बिटिया क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? अब दीप्ति माँ की गोद में अपना सर छुपा करके खूब रोई। माँ पूछती रही, उसके बालों को सहलाती हुई बोली, बेटी अब तो तू बड़ी हो गई है, तुझे तो खुद समझना चाहिए। तू ऐसे रोएगी, मुझे नहीं बताएगी तो मैं कैसे तेरी परेशानी को समझ पाऊंगी? तू बता तो सही, क्या बात है? क्या अखिल से कोई बात हुई है या तेरे पापा ने कुछ कहा है? माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और वह तड़पते दिल से बोल रही थी। दीप्ति ने सिसकते हुए, नहीं माँ, किसी से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ पुराने जख्म थे जो आज हरे हो गए। बेटी, वह कांटे कब तक कैक्टस बन करके तेरी जिंदगी को चुभते रहेंगे, तुझे काटते रहेंगे और तू कब तक इन कांटों से आज़ाद हो पाएगी? माँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इन बातों को अपने दिमाग पर ना लाऊं, जब तक कोई ना कोई मेरे इन कांटों को हरा कर देता है, कैक्टस फिर से जिंदा हो जाता है। माँ, यह कांटे तो मेरी जिंदगी का विशेष हिस्सा बन गए हैं, जो कभी हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमेशा कटघरे में मुझको ही खड़ा किया जाता है। यह कहते हुए वह फिर से सिसकियां लेने लगी। दीप्ति के चेहरे को सामने करते हुए उसके आंसुओं को पोंछ कर, ना बेटा, अब और नहीं, बहुत दिन तू रो चुकी है। अब तुझे उठ करके खड़ा होना होगा और जमाने से लड़ना सीखना होगा। तू जितना रोएगी लोग तुझे उतना ही रुलाएंगे। मैं सब जानती और समझती हूँ, लेकिन क्या कहूँ बिटिया, पुरुष अपनी निगाहों में औरत का चरित्र हमेशा साफ और बेदाग देखना चाहता है। पुरुष कीचड़ की जरा सी छींटे भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या बताऊं मेरी बच्ची, यह कैसा दुर्भाग्य है।
हम लोग जितना भी भुलाने की कोशिश करते हैं उतनी ही चीज़ें बार बार सामने आती जाती हैं। ना जाने कौन सा ग्रहण लगा है हम सब की जिंदगी में जो कभी हटने का नाम ही नहीं लेता। हे प्रभु, कुछ आप ही रास्ता दिखाओ। ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठा करके ईश्वर से सुशीला देवी अरदास कर रही थी। दीप्ति अपने आंसू पोंछ करके बैठते हुए, माँ भगवान को बेकार ही कष्ट दे रही हो, उसको तो जो करना है वह कर चुका है। जब हम ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हार करके बैठ जाएंगे, तो वह ईश्वर भी क्या कर लेगा। वह तो यहाँ लड़ने नहीं आएंगे। माँ, लड़ना तो हम लोगों को ही है। सुशीला देवी का हाथ पकड़ करके उठाते हुए, आओ माँ चलिए चाय पीते हैं और कुछ नाश्ते के लिए भी बनाते हैं, भूख लग रही है, अभी खाना भी तो बनाना है। माँ का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे उन्हें कमरे से बाहर ला करके दीप्ति ने बरामदे में बैठा दिया और खुद किचन में चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। सुशीला देख रही थी कि बेटी के दिल में उमड़ता हुआ तूफान और आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के सैलाब को जबरदस्ती मन की परतों में छुपा करके फिर से मेरी लाडो जिंदगी को सामान तरीके से जीने की कोशिश कर रही है। इधर पवन ने क्रोध में आंखें तरेरे हुए पांखी से कहा, जब घर के सब लोग गलत हैं, तेरा यह बच्चा भी तो अवैध ही हुआ, इसको क्यों ले जाएगी। अरे इस एक बच्चे के पीछे ही तो मैंने तुझे अपने भाई का हमबिस्तर होने दिया। मुझे एक औलाद चाहिए थी, वो मुझे मिल गई है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पवन ने आंखें तरेरते हुए कहा। यह सुन करके तो पाखी सन्न रह गई, समझ गई सब कुछ जानबूझ करके किया गया है। वह बहुत रोई, तड़पी टूट करके, लेकिन उसकी किसी ने कोई नहीं सुनी। पवन ने अकड़ते हुए कहा, तू मेरा बच्चा ले जाएगी, इस घर का वारिस, यह मेरा बेटा है, तेरी हिम्मत हो तो हाथ लगा करके ही दिखा। ले जाना तो दूर की बात है, अब तू देखने को भी तरस जाएगी। जब पाखी ने बच्चे को ले जाने की जिद की, तब उसे घर से बाहर निकाल करके दरवाजा बंद कर दिया। वह शाम तक बैठी रही, दरवाजे पर इंतजार करती रही। ना किसी ने दरवाजा खोला और ना उसे अंदर बुलाया और ना ही कुछ खाने को दिया। आखिरकार वह लौट करके मेरे पास आ गई। अब बता, क्या तेरी बहन पाखी गलत है? अत्याचार तो उस लड़की के साथ हुआ, फिर भी वह गलत है? नहीं, अखिल ने क्रोध से अपने दोनों हाथ बेड पर पटक दिया। मैं कैसा अभागा भाई हूँ जो दो दो बहनों के साथ गलत हुआ, मुझे कुछ पता तक नहीं चला और ना मैं किसी के लिए कुछ कर पाया। माँ रोते हुए, अखिल बेटा, क्रोध में हाथ पटकने से कुछ नहीं होता है। बेटे, आईना जब भी उठाओ तो पहले खुद को देखो, फिर वो आईना दूसरे को दिखाओ। लड़खड़ाती आवाज में कनक जी ने कहा, गुस्सा करने से कुछ सही नहीं होगा, इसके लिए अपना दिमाग शांत रखो, सही बुद्धि और सही तरीके से सोचो। लड़के हो करके भी ऐसी सोच रखोगे तो क्या होगा। अगर पाखी के परिवार वाले या रिद्धि के परिवार वाले समझदार और सही सोच के होते तो आज दोनों बेटियों को यह दिन ना देखने पड़ते। आज मेरी रिद्धि भी जीवित होती और हम पाखी के बच्चे के लिए लड़ ना रहे होते। यह कहते हुए कनक जी की सांसें उखड़ने लगी। अखिल उनकी पीठ सहलाने लगा, जल्दी ही माँ को आराम मिल जाए, लेकिन माँ को आराम नहीं मिला। तुरंत अखिल ने उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और आराम देने की भरपूर कोशिश की, फिर भी कनक जी को आराम नहीं मिला। उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देख करके उसने तुरंत हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलाई और माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। माँ को एडमिट कराने के बाद अखिल ने फोन करके दीप्ति से कहा, माँ की हालत बहुत खराब है, वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दीप्ति ने बेचैन होकर के बोली, अखिल आप चिंता ना करें, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में ही दीप्ति हॉस्पिटल पहुंच गई। अखिल गमगीन खड़ा था तो पाखी रो रही थी। दीप्ति ने कनक जी के सर को सहलाते हुए सांत्वना दी, आंटी आप जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। कनक जी ने आंखें खोल करके देखा, पास में दीप्ति और अखिल को खड़े देख करके हल्के से मुस्कुराई। माँ को हल्का सा मुस्कुराते देख करके अखिल ने दीप्ति को अपने सीने से लगा दिया। आई एम सॉरी दीप्ति, मेरी सोच गलत थी और तुम सही हो। मैंने अपनी मानसिकता को बदल लिया है, अब तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में स्वीकार हो, चाहे जैसी भी हो, बस अब तुम मेरी हो। अखिल ने धीरे से दीप्ति के हाथों को चूम लिया। माँ ने धीरे से आंखें खोल करके देखा, फिर बंद कर लिया। ओंठों पर मधुर मधुर मुस्कान तैर रही थी।
जब तृप्ति ने अभिनय को पार्टी में देखा तो वह चौंक गई थी। सारा घटनाक्रम अचानक इतनी तेजी से हुआ कि तृप्ति की समझ में कुछ नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे। अचानक से अभिनय उसे यहाँ मिल जाएगा, इसकी तो उसे उम्मीद तक नहीं थी, ना ही कभी कल्पना की थी। आज इतने वर्षों के बाद अभिनय को अचानक अपने सामने देख करके वह तो हतप्रभ रह गई। क्या करे, क्या सोचे, क्या जवाब दे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस वह चुपचाप मन ही मन रोती रही, उसकी बातों को सुनती रही। जब अचानक से खुशी मिलती है तो मस्तिष्क भी शून्य सा छा जाता है, वह स्थिति समझ से परे होती है। यही हाल इस समय तृप्ति का भी था। वह समझ नहीं पा रही थी क्या करे क्या जवाब दे। अचानक से अभिनव का सामने आना, तृप्ति से बातें करना, जीवन संगनी बनाने का आमंत्रण देना, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई रील चल रही हो और वह उस रील का हिस्सा बन करके गूंगी बहरी बनी उसे महसूस करके हवा में उड़ते उसे देख रही है। तृप्ति समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे क्या ना करे, उसे क्या करना चाहिए। अभिनव हवा के झोंके की तरह आया, तूफान की तरह निकल गया। जब उसे होश आया तो उसके हाथों में उसके सामने कुछ नहीं था, वह फिर खाली हाथ रह गई। बस यही सोच करके वह एक किनारे बैठ करके सिसक सिसक करके रोने लगी। भाभी ने पूछा, तृप्ति दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? अचानक से भाभी के पूछने पर तृप्ति सच्चाई को छुपाते हुए, कुछ नहीं भाभी, बस घर की याद आ रही थी इसलिए मुझे रोना आ गया। दीदी फिर आप अकेले में क्यों बैठी हैं? आइए सबके साथ बैठिए और एंजॉय करिए चल करके, फिर आपको घर की याद नहीं आएगी। वह तृप्ति को पकड़ करके ले जाने लगी। भाभी जरा खड़ी तो हो जाऊं, फिर चलते हैं। तृप्ति ने धीरे से अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछ लिया, फिर वह बुआ जी के पास आकर के बैठ गई। अभिनय घर जब पहुंचा तो वह सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। वह आराम से माँ के बगल में लेट गया। पहले तो वह इधर उधर की बातें करता रहा, फिर अचानक से बोला, माँ आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, चाहती तो हैं लेकिन तू तैयार ही नहीं होता, माँ ने शिकायती लहजे में कहा। माँ फिर समझिए आपकी मुराद पूरी हो गई, अब मैंने भी अपना मूड बना लिया है, अभिनय ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटे क्या तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है या मैं ही ढूंढ करके लाऊं? माँ कुछ और कहे इससे पहले ही अभिनय ने झट से कह दिया, नहीं माँ नहीं, मैंने लड़की पसंद कर ली है। माँ ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा, तू बताएगा भी कि वह कौन खुशनसीब है जिसके साथ तूने शादी करने का मन बना लिया? यस माँ, आपको नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? सच पूछिए तो यही बताने ही तो मैं आया हूँ। माँ बेचैन होकर के पूछने लगी, बेटे जल्दी से बता कि वह कौन है जिसको तूने पसंद किया है। यह अजूबा तो आज मैं पहली बार देख रही हूँ। अभिनय ने बड़ी बेफिक्री से बताया, आज जिनके यहाँ आप पार्टी में गई थी वहीं आंटी जी की जो भतीजी है वह मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी से अपनी शादी करूँगा। माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने प्यार और आवेश में अभिनय का माथा चूमते हुए, बेटे आखिर तुम शादी के लिए तैयार हो ही गए। ठीक है, मैं भाभी जी से बात करती हूँ और इस विवाह के लिए राजी करती हूँ। माँ जो आपको ठीक लगे वह करिए, परंतु शादी मैं उसी लड़की से करने को तैयार हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि तू एकाएक तैयार कैसे हो गया? माँ मुझे वह लड़की अच्छी लगी, फिर मैंने उससे बात की। मुझे उसका नेचर, बातचीत तक का तरीका और संस्कारों में बंधी हुई इज्जतदार लड़की है, इसलिए वह मुझे एक ही नज़र में मुझको भा गई। बस इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। इसके पीछे अतीत में क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, वह कौन है, या कुछ भी अभिनय ने अपनी माँ से नहीं बताया। अभिनय की माँ ने दूसरे दिन बुआ जी के पास फोन किया, भाभी जी बधाई हो। आपको भी बधाई हो भाभी, लेकिन यह बधाई किस लिए, यह भी तो मालूम हो। मेरे बेटे को आपकी भतीजी बहुत पसंद आ गई है। सच में आप क्या कह रही हैं? भाभी जी मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।